नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल सिंह राठौड़ और एमपीपीएससी के क्वेश्चन आंसर डिस्कशन प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इसके अंतर्गत हम प्रीवियस ईयर्स का जो क्वेश्चन पेपर है, लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर, उसका डिस्कशन कर रहे हैं। और ये जीके के क्वेश्चन खासकर सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट आएंगे, क्योंकि देखा गया है कि जो बड़े एग्जाम होते हैं, छोटे एग्जाम वाले, उनके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और एमपीपीएससी या एमपी में होने वाले किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादातर जो है रिपीट हो जाते हैं। तो आप इस प्रोग्राम को जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला क्वेश्चन यही है आपके सामने। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष किया गया? दो चीज़ें नोट करने वाली हैं। पहली बात है कि अधिनियम 1919 की बात हो रही है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की बात हो रही। दूसरा, अंतिम निर्वाचन की बात हो रही। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो सकता है? आपको पता है कि इसके पहले अंतरिम निर्वाचन 1937 में हो चुके थे। जब 1937 में हो चुके थे और जो अंतिम निर्वाचन की बात पूछ रहा है, तो इसका मतलब 1937 के पहले वाले सभी आंसर तो इनकरेक्ट हो गए। क्यों? क्योंकि 1937 में अगर अंतरिम निर्वाचन हो चुके हैं तो वो तो अंतिम निर्वाचन की बात कर रहा है, तो ये आंसर इनकरेक्ट हो जाएगा। अगला ए भी इनकरेक्ट हो जाएगा। अगला जो ऑप्शन है वो है 1945 और 1947। अब 1947 जो है, क्या वो क्वेश्चन आपका सही हो सकता है? जब ये बताइए, जब 1947 में भारत आज़ाद हो रहा, तो क्या बताइए अंग्रेजी कानून के तहत चुनाव होना चाहिए या फिर भारत के स्वयं की संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों के द्वारा जो है चुनाव होना चाहिए? तो कहेंगे नहीं, अंग्रेजी कानूनों के द्वारा चुनाव नहीं होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा आपका वो रहेगा 1945। कहने का अर्थ है ये कि यदि आप स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने की टेक्निक सीख लेते हैं, कला सीख लेते हैं, तो आप कम ज्ञान में भी ज़्यादा हासिल कर सकते हैं। वैसे आपको हमेशा गहराई में अध्ययन करते रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? मनोनीत की बात हो रही और उपसभापति की बात हो रही यहाँ पे, राइट। टी कृष्णमाचारी, बीटी कृष्णमाचारी, ये कन्फ्यूज करने के लिए कर दिया टी और बीटी, एससी मुखर्जी। लेकिन प्रथम की बात तो हो रही, लेकिन किसकी बात हो रही? मनोनीत की। तो प्रथम मनोनीत थी आपकी एचसी मुखर्जी। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है। अब अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, निम्नलिखित अभिव्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने की सूचना के संबंध में उचित है। यानी जॉइंट सिटिंग की बात की जा रही है और जॉइंट सिटिंग बुलाने का अधिकार आर्टिकल 108 के तहत प्रेसिडेंट को प्राप्त है। और ये क्वेश्चन जो है कई स्टूडेंटों का गलत हो गया है। इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए ज़रूरी है कि आपने वेयर एक्ट की प्रोविज़न थोड़े से नज़र डाल के भी पढ़े होंगे, तो आप सही कर सकते हैं। यदि आपने नज़र डाल के नहीं पढ़े तो आपको ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करना बड़ा मुश्किल काम है। वेयर एक्ट में ये लिखा गया है कि इंटेंशन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी वेयर एक्ट में इंटेंशन की बात की गई, इरादे की बात की गई। तो इरादे का हिंदी में मतलब क्या होता है? आशय। यानी तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा राष्ट्रपति का आशय। तो कई लोगों ने निर्देश, विवेक, सहमति लगा दिया, तो कंसेंट इसका आंसर नहीं है। आंसर क्यों नहीं है? क्योंकि संविधान में जो शब्द है हम उससे ही करेक्ट मानेंगे, और संविधान में जो शब्द है वो है इंटेंशन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा इंटेंशन। इसके लिए आपको संविधान की गहरी जानकारी जरूर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 जो कि जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन को निषेध करता है, ऐसा निषेध कैसा है? आंशिक है, पूरा है, या कुछ शर्तों के साथ है? दरअसल एक बात बताइए, हम निषेध क्यों लगा जाना चाहते हैं भाई बच्चों के कारखानों पे काम करने के लिए? उसका कारण यही कि जो हमारे राज्य की नीति निर्देशक तत्व है, उन तत्वों में ये बात कही गई कि भाई बच्चों की जो सुकुमार अवस्था है, वो बाल अवस्था है, राज्य का ये कर्तव्य है कि राज्य उनका संरक्षण करे, उनका संवर्धन करे। इसके लिए क्या जरूरी है कि भाई जो ऐसे काम है जोखिमपूर्ण, जिसमें उनकी लाइफ के लिए डेंजरस हो सकते हैं, खतरनाक हो सकते हैं, वहाँ पर उनका नियोजन ना किया जाए। तो ये कल्याणकारी अवधारणा के रूप में हम इसे बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेंगे। ये पार्ट ऑफ जॉब नहीं है, ये जीवन पर खतरा है। इसलिए आर्टिकल 21 का भी यहाँ पे उल्लंघन है और नीति निर्देशक तत्वों की भी अवहेलना हो रही। इसलिए हम बिल्कुल पूर्णतः मनाही करेंगे कि किसी भी बच्चे का किसी भी जोखिमपूर्ण कार्य में नियोजन नहीं होगा, राज्य उसकी मदद करेगा। तो इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा, अब आप समझ गए होंगे, पूर्ण निषेध इसका करेक्ट आंसर है। पूर्ण निषेध क्यों? क्योंकि भाई राज्य जो है कल्याणकारी है, और कल्याणकारी राज्य होने का अर्थ है ये कि बच्चों की बाल अवस्था, सुकुमार अवस्था विकसित हो। अगला क्वेश्चन है आपके, भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के संबंध में कौन सा कथन सही है?
तो पहले जो टेलेंडर्स हैं, जो महत्वपूर्ण शब्द कीवर्ड हैं, आप उसे अंडरलाइन कर लें। यानी इस कथन में हमें सही कथन को देखना है, गलत कथन को नहीं। यानी गलत जो होंगे उसे हम एलिमिनेट कर देंगे, राइट। 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा अनुच्छेद 368 में संशोधन किया गया। वो कह रहा है कि 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इसके द्वारा 1971 में जो है 368 में संशोधन किया गया था। तो हम कहेंगे बिल्कुल 24 और 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और वर्सेस पार्लियामेंट, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और संसद की जो संशोधन करने की शक्ति है उनसे ही संबंधित है, राइट। इंदिरा गांधी ने संशोधन किया था, तो कहेंगे पहला स्टेटमेंट 100% करेक्ट है। इन दो मामलों में यानी 24वें और 25वें संविधान संशोधन के द्वारा ये निर्धारित किया गया था कि संसद को क्या लेजिस्लेचर यानी कि कानून बनाने की शक्ति है या फिर संविधान में संशोधन करने की शक्ति है। तो पहले कहा गया था कि संसद को जो है कानून बनाने की शक्ति तो है, संविधान में संशोधन करने की शक्ति नहीं। लेकिन फिर बाद में चेंज करके व्यवस्था की गई कि आर्टिकल 368 में ही दोनों पावर हैं, संविधान को संशोधन करने की भी और संसद द्वारा कानून बनाने की भी। यानी संशोधन की शक्ति और जनरल कानून ऑर्डिनेंस लॉ बनाने की शक्ति, दोनों शक्तियाँ आर्टिकल 368 के अंतर्गत नहीं थे। तो वर्तमान में व्यवस्था यही है। अगला क्वेश्चन है 101 यानी 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा अनुच्छेद 368 में संशोधन किया है। अब इस क्वेश्चन के अंतर्गत टेक्निकल पैच है। टेक्निकल पैच क्या है? इस क्वेश्चन को आयोग ने इसके दोनों आंसर करेक्ट माने, लेकिन मैं आपको बताता हूँ दिक्कत क्या है। 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा 368 में संशोधन किया गया, ऐसा नहीं है, बल्कि सही क्या है 368 के द्वारा, आर्टिकल 368 के द्वारा। यानी इस क्वेश्चन को थोड़ा पलट के लिखना चाहिए था। 368 के द्वारा जो है 101वें संविधान संशोधन को निर्धारित किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, और वो 101वें संविधान संशोधन 2016 के द्वारा किया गया, जिस बिल का नाम है 122। अगर पूछे कौन सा बिल था, 122। अधिनियम कौन सा है, 101। तो इन दोनों में अंतर याद रखना है। बिल कानून बनने से पहले आए और अधिनियम कानून बनने की बात की घटना, राइट। तो अगर इसमें आप भाषागत अशुद्धि को अगर मान के चलें, कंसीडर करेंगे, तो इसका आंसर रहेगा केवल 1। और यदि आप इग्नोर करेंगे भाषागत अशुद्धि को तो फिर इसके आंसर 2 मान सकते हैं। तो मेरी समझ से इसका जो आंसर होगा वो आंसर रहेगा पहला, केवल 1 सही है और 2 गलत है, क्योंकि इतने बड़े आयोग को हम इतनी बड़ी फॉल्ट करने की इजाज़त नहीं दे सकते। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने वो है कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। यानी उस मध्य प्रदेश के राज्यपाल का नाम बताना है जो हरियाणा का भी मुख्यमंत्री रहा है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, यदि आपको पता है तो ये आप सॉल्व कर पाएंगे, और नहीं पता तो आप इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसका करेक्ट आंसर इसका करेक्ट आंसर रहेगा डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा। तो अभी सब ठीक नहीं, तो आप एडजस्ट कर लें प्लीज़। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन मध्य प्रदेश के विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नहीं रहे। तो ये क्वेश्चन, ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन आपको इतना तो पता ही होगा कि दिग्विजय सिंह कम से कम कभी भी नेता प्रतिपक्ष नहीं रहे। अब दिग्विजय सिंह नेता प्रतिपक्ष नहीं रहे, ये बात आपने समझ ली। अब आप क्या करेंगे, कम से कम एक जिस ऑप्शन में वही इसका आंसर हो सकता है। तो एक किस में है, आप कूट को देखिए। यानी एक पहले में है, इसका पहला आंसर हो सकता है, एक तीसरे में तीसरा आंसर हो सकता है, दूसरे में ए नहीं है तो एक दूसरा आंसर नहीं हो सकता, चौथे में एक नहीं है तो आंसर इसका एक नहीं हो सकता। अगर आपको नहीं पता तो आप ए और सी में से कोई एक ऑप्शन चुन सकते हैं। लेकिन आपको यदि पता है कि मोतीलाल वोरा भी मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष नहीं रहे, तो आप इसका करेक्ट आंसर चुन लेगा, केवल 1 और 2 सही है। तो ये टेक्निक है क्वेश्चन को सॉल्व करने की, आप इस चीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के विधानसभा की कार्रवाई का सही क्रम चुनें। ये बड़ा ऐसा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जो कि एक अंडरस्टैंडिंग की मांग करता है, बेटर अंडरस्टैंडिंग की मांग करता है। अब ज़रा आप कॉमन सेंस लगाइए। यदि आपने संसद का सत्र देखा होगा, अब आप कॉमन सेंस लगाइए, और कॉमन सेंस से लगाइए। अगर आपने पिछला सत्र देखा होगा तो पिछले सत्र में नरेंद्र मोदी ने जो है इस कार्रवाई के अनुसार ही जो नया मंत्रिपरिषद का जो गठन किया उसकी कार्रवाई की गई। तो सबसे पहले जो है क्या होता है बताइए, कोई विधायक या सांसद सबसे पहले क्या करता है? ऑब्वियसली इतना तो पता ही होगा कि सबसे पहले भाई उसे उस पद के लिए शपथ लेनी होगी। यानी तीसरा पहला करेक्ट हो गया, तो पहला हो गया तीसरा। अब इसके बाद क्या होता है कि भाई शपथ ली है तो राज्यपाल या राष्ट्रपति उसे अभिभाषण के द्वारा संबोधित करेगा कि आपका सदन में स्वागत है और देश के लिए विधि निर्माण कीजिए। फिर क्या होगा, फिर जो
प्रधानमंत्री है या फिर राज्यों की बात है मुख्यमंत्री है, तो उन मंत्रियों का परिचय बताएगा, भाई ये मंत्री हैं, ये यहाँ से विधायक या सांसद हैं, इनको ये मंत्रालय सौंपा गया, तो मंत्रियों का परिचय होगा। और चूंकि निधन संबंधी सूचना सबसे लास्ट में दी जाएगी, क्योंकि अगर किसी का निधन हो गया तो फिर जो है पार्लियामेंट को थोड़े समय के लिए, या अगर बड़ा नेता है तो पूरे दिन के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा, एडजॉर्न कर दिया जाएगा, इसलिए निधन की सूचना बाद में ही जाती है। तो 41 इसका आंसर होगा। अब आप ऑप्शन देखिए, तो 3, 2 और 4, 1, इसका आंसर कितना होगा? 31 नहीं 32। कैसे? 3, 2, 4, 1 यानी 32, 41 इसका आंसर होगा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका बी, 32, 41। आशा कि आप इससे एंजॉय कर रहे होंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के निम्नलिखित मुख्य न्यायाधीशों में से कौन भारत का उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नहीं रहा? याद रखिए, नहीं रहा ये बताना, रहा है उसके बारे में नहीं, बल्कि जो नहीं रहा उसके बारे में हमें बात करनी है। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, यदि पता तो ये आप कर पाएंगे। न्यायमूर्ति S.K. झा, जो कि मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश रहे, लेकिन भारत के न्यायाधीश यानी भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय उसके न्यायाधीश नहीं रहा। अगला क्वेश्चन जो है वह मध्य प्रदेश में नगर पालिकाओं में अनुसूचित जनजातियों हेतु स्थानों के आरक्षण का प्रावधान संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? अब देखिए, अनुसूचित किसकी बात हो रही है? अनुसूचित, यहाँ पर जनजातियों की बात हो रही, तो जनजातियों को अंडरलाइन करने की ज़रूरत है। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन हालांकि फैक्चुअल क्वेश्चन है, बताओ इतनी गहराई से क्वेश्चन को नहीं पूछा जाना चाहिए था, लेकिन जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आर्टिकल 243(n)(1), यानी कि अगर इस इंग्लिश में लिखेंगे तो होगा आर्टिकल 243(t)(1), यानी आर्टिकल 243(t)(1) जो है मध्य प्रदेश में जनजातियों से संबंधित है। मेरी आशा है कि आप इसे एंजॉय कर रहे होंगे। यदि आपको मेरा ये प्रोग्राम अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार। आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ।